Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSN College. Very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 7 है जिसका कोड CC पॉल डैश 203 है और उसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। इस पेपर के अंतर्गत जो यूनिट 1 है उसमें जो टॉपिक दिया गया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द चेंजिंग वर्ल्ड सिनेरियो, जिसको हिंदी में हम भारतीय विदेश नीति सिद्धांत और उद्देश्य बदलते विश्व के परिवेश में कहेंगे। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है अपनी जो क्लास है वो करेंगे और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या है, विदेश नीति क्या होती है और जो विदेश नीति हमने अपनाई है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही साथ हम अपने भारतीय विदेश नीति की जो उसके उद्देश्य हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विदेश नीति क्या होती है, विदेश नीति का क्या मतलब है। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो विदेश नीति का अर्थ होता है, अर्थ उन सिद्धांतों से है या सिद्धांतों के समूह से है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है और अगर दूसरे राज्यों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही जो है वो विदेश नीति कहलाती है। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो विदेश नीति का अर्थ होता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो अपनाई जाने वाली जो नीति होती है राष्ट्र की या उसके व्यवहार की, तो उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, वो व्यवहार किस नीति पर आधारित होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, तो इसी को हम किसी भी देश की विदेश नीति के नाम की संज्ञा देते हैं। विदेश नीति के संबंध में विचारकों ने बहुत सारे इसके डिफिनीशंस भी दिए हुए हैं, जिसमें जो स्लिचर हैं वो कहते हैं कि विदेश नीति का तात्पर्य सरकारी प्रतिनिधियों के उन क्रियाकलापों से है जिनके द्वारा वे अपने राष्ट्र की सीमा से बाहर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर एक और विचारक हैं क्रेब, तो क्रेब्स क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर हम सिर्फ मूलभूत तत्वों को ही अगर लेते हैं तो विदेश नीति में दो तत्व शामिल होते हैं, राष्ट्र का उद्देश्य और उसको प्राप्त करने तथा उनको कैसे प्राप्त किया जाए उसका साधन। इस रूप में इन्होंने इसको परिभाषित किया है। तो अगले जो एक विचारक हैं वो हैं एंडरसन एंड क्लिस्टल। तो उन्होंने कहा है कि विदेश नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण क्रियान्वयन करती है जिसके द्वारा राज्य के आचरण को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा की पुष्टि की जाती है। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने जो विदेश नीति है इसको परिभाषित किया है और इससे स्पष्ट है कि एक देश जो दूसरे देश के साथ जो व्यवहार करता है और वो व्यवहार जो होता है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है और वो व्यवहार वो किस लिए करता है, तो उसके कुछ जो अपने राष्ट्रीय हित हैं उसको साधने के लिए, उस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। तो जिन सिद्धांतों पर आधारित होता है वही जो चीज़ जो होता है वही विदेश नीति होती है किसी राष्ट्र की। विदेश नीति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर राष्ट्र के लिए और
विदेश विदेश संबंधों को अपनी इच्छा अनुसार परिचालन करने के लिए एक श्रेष्ठ विदेश नीति का होना बहुत आवश्यक होता है। विदेश नीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शुद्ध आधार जो है वो प्रदान करती है। एक राष्ट्र द्वारा अपनाई जाने वाली विदेश नीति से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस राष्ट्र के क्या क्या राष्ट्रीय हित हैं और वह किस प्रकार उन्हें सुरक्षित रखना या विकसित करना चाहता है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है और भारत एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है और इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। भारत का जो संस्कृति अत्यंत जो है वो गौरवपूर्ण रहा है और न केवल पड़ोसियों के साथ बल्कि जो दूर के देश हैं उनके साथ भी भारत जो है मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए प्रयत्नशील रहता है। और इस पर जो है पावर एंड पार्किंस जो हैं वो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों के विकसित सभ्यताओं के मूल में छिपी हुई है और इसमें चिंतन शैली ब्रिटिश जो नीतियों की विरासत है और स्वाधीनता आंदोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्व के गांधीवादी सिद्धांत आदि इस पर प्रभावशाली और इसका गहरा संयोग है भारत की विदेश नीति पर। ये पामर एंड पार्किंस के द्वारा जो विचारक हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है। अब देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और वो सिद्धांत जो है किस बात पर आधारित है, वो सिद्धांत आखिर है क्या। तो सिद्धांत को जानने से पहले हम उसकी पृष्ठभूमि समझेंगे कि जो भारत की विदेश नीति के मुख्य जो सिद्धांत हैं उसको स्पष्ट करते हुए 29 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा था कि भारत का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति पूर्णतः सहयोग का है तथा चार्टर उसे संचालित करता है। उसका अक्षरशः जो है बिना किसी पूर्वाग्रह के पालन करने का है और इस लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए भारत विश्व की विभिन्न गतिविधियों में पूर्ण भाग लेगा तथा रक्षा में उस भूमिका को निभाने का भी प्रयत्न करेगा जो इसकी भौगोलिक स्थिति तथा जनसंख्या तथा शांतिमय प्रगति के लिए इसके योग्य है। भारत सभी उपनिवेशिक तथा पराधीन लोगों को स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्णय के अधिकार का पूर्ण समर्थन करता है। वैदेशिक मामलों के क्षेत्र में भारत की स्वतंत्र नीति होगी और एक दूसरे के विरुद्ध इकट्ठे हुए गुटों की शक्ति राजनीति से वह दूर रहेगा। पराधीन व्यक्तियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानना तथा जहां कहीं भी नस्ली भेदभाव होगा उसका विरोध करेगा। यह दूसरे शांति प्रिय देशों के साथ मिलकर एक राष्ट्र तथा राष्ट्र के पोषण के बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भावना के लिए कार्य करेगा। यह आवश्यक है कि अपनी पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को प्राप्ति के साथ भारत विश्व के सभी महान राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करे तथा एशिया के अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को और अधिक निकटता जो है वो प्रदान करे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 26 सितंबर 1946 को कही थी उसके कुछ अंश थे जो मैंने आपको बताया और इनसे बहुत कुछ स्पष्ट है कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्या दर्शाती है। तो ये उनके विचार थे। तो इन विचारों को पढ़ने के बाद जो हम समझ पाते हैं तो उसमें भारत की जो विदेश नीति है उसके कुछ सिद्धांतों पर आधारित है और उन सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है
वह है कि गुट निरपेक्षता, मीन्स जिसको इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। तो भारत की विदेश नीति की यह एक प्रमुख जो है विशेषता है कि यह जो है गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है या है। गुट निरपेक्षता क्या है? तो गुट निरपेक्षता या संलग्नता जो है भारत की विदेश नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण विलक्षण गुण है और सिद्धांत है। और इस समय अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ, ये दोनों जो महाशक्तियां जो थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शीत युद्ध की नीति पर चल रही थी, और तब दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी गुट अपनी अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के साथ गठजोड़ कर रहे थे। और तब भारतीय विदेश नीति निर्माताओं ने, विशेषतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, विश्व शांति तथा भारतीय सुरक्षा तथा आवश्यकताओं के हितों में यही उचित समझा था कि भारत को इन शक्तियों की राजनीति से पृथक रखा जाए। पहले इस नीति को तटस्थता की नीति कहा गया, लेकिन बाद में 5वें दशक में इसे गुट निरपेक्ष के नाम से जाना जाने लगा। इसका अर्थ है कि दोनों महाशक्तियों में से किसी के नाम भी देश को किसी संधि के द्वारा न जोड़ना और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से कटकर रहने का सिद्धांत। 4 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोगों ने दोनों में से किसी भी एक गुट में सम्मिलित ना होकर विदेशी गुटबंदियों से अलग रहने का प्रयास करेगा, और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों में से कोई भी गुट हम लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। और अगर सकारात्मक दृष्टिकोण देखें तो गुट निरपेक्षता का जो सकारात्मक अर्थ है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं, चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम सभी जानते हैं कि शीत युद्ध आरंभ हुआ और उसमें जो पूरा विश्व है 2 गुटों में बट गया था। एक पूंजीवादी गुट और दूसरा जो था वो साम्यवादी गुट। और ये दोनों गुट जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जो भी नवोदित राष्ट्र थे उनको जो है अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे संधियों के माध्यम से। लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो विदेश नीति का जो स्पष्ट जो उसके स्वरूप का को प्रकट करते हुए किसी भी गुट में शामिल करना खुद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमारे सामने उस समय जो थी वो अपने विकास का लक्ष्य था और हम अपने आप को किसी भी एक गुट में बांध कर नहीं रख सकते थे। तो इसलिए उन्होंने एक अलग गुट, मतलब उसको किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, और जो इस तरह से उन्होंने जो नीति अपनाई उसी को गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। तो अगर सकारात्मक अर्थ में इस गुट निरपेक्षता के अर्थ को समझें तो एक स्वतंत्र विदेश नीति जो थी वो थी, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय योगदान, प्रत्येक मामले को उनके गुण और दोषों के आधार पर जांचना तथा भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना। नकारात्मक रूप में अगर हम समझें गुट निरपेक्षता को, तो शीत युद्ध जो था उसमें संधियां तथा जो शक्ति राजनीति से अपने आप को दूर रखना जो था, तो ये गुट निरपेक्षता का मेन जो मतलब था या अर्थ था। अब है कि गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है उसको अपनाने के क्या कारण थे। उसमें जो पहला कारण था कि विश्व शांति की इच्छा रखना, और इस इच्छा को रखने के लिए जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। दूसरा है कि अपना स्वाभिमान की रक्षा करना, मतलब जो स्वतंत्रता के पूर्व जो भारतीय नेताओं ने अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया था कि भारत स्वतंत्र है और वह किसी भी राष्ट्र के दोबारा किसी भी राष्ट्र की गुलामी नहीं कर सकता है। तो अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, और अपने सह अस्तित्व जो सिद्धांत था उसको बनाए रखना चाहता था। तीसरा जो कारण था गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का, तो वो था कि गुट निरपेक्षता भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल थी उस समय, इसलिए उसको अपनाया गया। क्योंकि हमारे समय जो हमें अमेरिका की भी आवश्यकता थी और रूस की भी आवश्यकता थी, तो हमें जो था प्रगति करना था, तो इसलिए जो है इस तरह की नीति उस समय अपनाई गई ताकि हम अपना विकास कर सकें।
उसके बाद है कि विदेशी सहायता की आवश्यकता, जो हमें विदेशी सहायता, चूँकि हमने ब्रिटेन काफ़ी दिनों से हम उसके उपनिवेश थे, गुलाम थे, और स्वतंत्रता के बाद हमारे सामने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, अपने आर्थिक प्रॉब्लम को दूर करना, ये सारी समस्याएं थी, विकास की समस्याएं थी। तो उनके लिए जो है वो विदेशी सहायता की आवश्यकता थी, और इसलिए भी जो है भारत अपने आप को भारत ने विदेश नीति को अपनाया। उसके बाद है कि भौगोलिक स्थिति के कारण भी जो है जो भारत जो है वो किसी उस देश के साथ संलग्न नहीं रहने की नीति को अपनाया, और इस तरह से उसने स्वतंत्र विदेश नीति के लिए अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहता था, इसलिए भी उसको अपनाया गया। और सैद्धांतिक मतभेद था, तो सैद्धांतिक मतभेद जो था इन दोनों गुटों में, इसके कारण भी उसने अपने एक अलग विदेश नीति बनाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि को भी दूर करने, जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए भी भारत ने जो है वो अपनी एक अलग विदेश नीति बनाई, और अन्य एशियाई और अफ्रीकाई देशों का मार्गदर्शन करने की इसकी इच्छा थी। तो इसके कारण से भी जो है वो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने का एक प्रमुख कारण था। और शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है वो गुटनिरपेक्षता बहुत आवश्यक थी। और इसलिए जो है, क्योंकि भारत का विचार था कि यदि विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखा जाए तो इससे क्या होगा, युद्धों से को रोका जा सकता है, क्योंकि उसने 2 महायुद्ध देख चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार। तो वो ये भी चाहता था कि अगर हम कोई देश किसी के साथ मिल जाएगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि वो फिर से कोई युद्ध का कारण बन जाए, तो इसलिए भी वो युद्धों से बचाना चाहता था। अतः भारत ने स्वयं गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और दूसरे अन्य देशों को भी इस नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि महाशक्तियों के मध्य जो शक्ति का संतुलन जो है वो बना रहे। और वर्मा जो म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, इंडोनेशिया तथा अफ्रीका के देशों ने इससे प्रेरित होकर इसमें सहयोग दिया, और भारत के मार्ग निर्देशन से गुटनिरपेक्ष देशों ने शक्ति संतुलन में सहयोग दिया। तो ये इसकी कुछ जो है जो कारण थे, निरपेक्षता का जो सिद्धांत था उसको अपनाए जाने के कारण थे। इसके बाद हम इसके जो भारत की विदेश नीति में की जो दूसरे सिद्धांत हैं, गुटनिरपेक्षता के अलावा जो सिद्धांत पर आधारित है, उसमें जो दूसरा सिद्धांत है वो है कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध जो है, इसको करने के कारण भी जो है वो इस सिद्धांत पर भी इसका विदेश नीति जो है, भारत की विदेश नीति इस सिद्धांत पर भी आधारित है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत जो है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत जो है वो बहुत दिनों तक जो है वो दास्ता उसके अंदर गुलाम रहा, और उसके दुष्परिणामों से परिचित था वो। तो अतः इसके लिए साम्राज्यवाद का विरोध करना स्वाभाविक था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ब्रुसलिस जो एक सम्मेलन में कहा था, जो ब्रुसलिस में हुआ था, कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का संघर्ष जो है मात्र एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है, इसका सीधा प्रभाव कई राष्ट्रों पर पड़ता है, और विश्व के किसी भी भाग में साम्राज्यवाद का अस्तित्व जो है वो भारत को स्वीकार नहीं है। और भारत के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष जीवन मृत्यु का प्रश्न है, और इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही भारत का साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो संघर्ष था वो जारी रहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के प्रति ना केवल कोई आपत्ति है बल्कि सक्रिय आपत्ति है, और विश्व के किसी भी भाग में किसी भी रूप में तथा सभी रूपों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक सक्रिय संघर्ष को चलाता है या हम चलाएंगे। तो इस तरह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वह जो है साम्राज्यवाद को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और साम्राज्यवाद से त्रस्त जो उस समय जो देश थे, जैसे कि इंडोनेशिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, अंगोला,
नीबिया आदि जो देश थे, औपनिवेशिक शासन से इसको छुटकारा पाने के लिए किए जाने वाले जो संघर्ष में भारत ने इन सभी देशों का जो है वो काफ़ी भरपूर समर्थन किया है। और पश्चिमी एशिया में भारत ने डॉलर साम्राज्य का भी सदैव विरोध किया और अरब राष्ट्रों का साथ दिया, तथा भारत फिलिस्तीन जनता को अपने अधिकार दिलाने के लिए सदैव जो है प्रयत्नशील रहा है। और भारत सैनिक गुटों जैसे कि नाटो, सीटो, वारसाई पैक्ट का भी विरोध करता रहा है। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी जो है आवाज़ उठाता रहा है, और आज भी भारत नौ उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है। तो इस तरह जो इसकी जो भारत की विदेश नीति के जो दूसरा सिद्धांत था वो है कि साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर भारत की विदेश नीति टिकी हुई है या है वो है कि नस्लवादी जो भेदभाव है उसका विरोध करना। तो डिस्क्रिमिनेशन, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको विरोध में इसके आवाज़ उठाना। तो भारत सभी नस्ल की समानता में विश्वास रखता है तथा किसी भी नस्ल के लोगों से भेदभाव का पूर्ण विरोध करता है। और अपनी स्वतंत्रता से पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति जो थी उसको उस नीति के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है बराबर यह प्रश्न उठाता रहा है। और भारत प्रजाति विभेद है को इतना इसका घोर विरोधी था कि उसने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने राजनयिक जो संबंध थे उसको भी तोड़ लिया था। और भारत तथा अन्य गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रयास से श्री नेल्सन मंडेला अपने 27 वर्षों के लंबे कारावास के पश्चात 11 फरवरी 1990 को जो है वो स्वतंत्रता उनको दिलाने में के लिए भी प्रयास किया है। और अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक ठोस जो है वो कदम उठाया है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नस्लवाद की पूर्ण समाप्ति में भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। चौथा जो महत्वपूर्ण भारत की विदेश नीति जो चौथा सिद्धांत है वो है कि साधनों की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मीन्स। तो इसमें क्या है कि भारत जो है वो विदेश नीति जो है वो अवसरवादी और अनैतिक नहीं है। भारत की विदेश नीति महात्मा गांधी के इस सिद्धांतों से प्रभावित रही है कि न केवल उद्देश्य बल्कि उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। और भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए हुए नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 51 है में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, उसके बाद राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना और संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि और बंधनों के प्रति आदर को बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निपटाने के प्रयास के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयत्न जो है वो भारत करता रहा है। और इस तरह से जो है भारत की विदेश नीति की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें साधनों की पवित्रता पर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जो पांचवा जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति के संदर्भ में जो पांचवा सिद्धांत है वो है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए पंचशील का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये 5 सिद्धांत है। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत, जिसमें पहला जो है कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। दूसरा, अनाक्रमण, बिना मतलब किसी देश पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा, समानता तथा पारस्परिक लाभ। पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। तो ये 5 सील जो है, 5 जो सिद्धांत हैं, इस पर भारत की विदेश नीति जो है वो काम करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य हुए एक समझौते
में 29 अप्रैल 1954 को किया गया और 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाउ चाउ एन आई लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील में अपना विश्वास जो है वो दोहराया था। और इस तरह से पंचशील का जो आदर्श उद्देश्य है, उच्च कोटि के जो सिद्धांत है, पंचशील के सिद्धांत जो है वो उच्च कोटि के आदर्श होते हुए भी अव्यवहारिक और अभारतीय कूटनीति की पराजय जो है वो सिद्ध हुए। और पंचशील बहुत कुछ 1928 का जो कालोंग ब्रिगा पैक्ट के समान ही सिद्ध हुआ। और इस तरह से जो है एक पंचशील जो है का सिद्धांत पर भी भारत की विदेश नीति टिकी हुई है। अगला जो सिद्धांत है भारत की विदेश नीति का वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति के लिए समर्थन। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों में से एक है और भारत, क्योंकि जब से बना है ये संयुक्त राष्ट्र संघ तब से इसका मूल सदस्य रहा है और भारत ने सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर भी किए थे। और तब से लेकर आज तक भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के क्रियाकलापों का समर्थन किया है तथा इसमें सक्रिय भाग जो है वो ली है। और इसके आधार पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और 1950 में भारत ने कोरिया में शांति की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रयत्न जो थे उसमें पूर्ण अपना सहयोग दिया था। और भारतीय सेनाओं ने विश्व के विभिन्न भागों में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक मंडलों को सहायता प्रदान की है। और भारत की विदेश नीति का उद्देश्य विश्व शांति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर और अंदर दोनों स्तरों पर भारत इसके लिए कार्य करता रहा है। चाहे वो भारत जो है ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ या FAO है या यूनेस्को है तथा ऐसी दूसरी जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उसमें सक्रिय रूप से उसे इन एजेंसियों से, स्पेशल एजेंसियों से जुड़ा हुआ रहा है। भारत सदैव ही लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात भी करता रहा है। तो ये इसकी एक विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत हैं। सातवां जो सिद्धांत है वो है कि तीसरे विश्व के साथ एकता। जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं उनमें जो है वो एकता को कैसे बढ़ाया रखा जा सके, एकता को कैसे बनाया जाए, तो इसके बारे में भी इसका जो भारत का प्रयास रहा है। अगला जो सिद्धांत है वो है कि सभी के साथ मित्रता की भावना रखना। तो भारत की नीति जो है विदेश नीति सभी के साथ शांति और मित्रता है और यह साम्यवादी और पूंजीवादी सभी देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहता है। और भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी मित्रता की नीति अपनाता है और भारत ने पाकिस्तान से मित्रता पूर्वक संबंध बनाने के लिए अनेक बार वार्ताएं की हैं। समझौता एक्सप्रेस, लाहौर बस यात्रा, आगरा वार्ता, ये सभी चीज़ जो है वो करता रहा है प्रयास। और नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे छोटे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप जो है वो इंडिया नहीं करता है, बल्कि आर्थिक सहायता देकर इनकी आर्थिक व्यवस्था को स्थिर बनाने का भी प्रयास करता रहा है भारत। अगली जो इसकी विदेश नीति का जो सिद्धांत है वो है कि भारत के राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति। तो ये इन सिद्धांतों पर भी आधारित है कि भारत ने पिछले वर्षों में गुटनिरपेक्षता की जो स्वतंत्र नीति अपनाई है उसका आधार क्या है, राष्ट्रीय हित है। और इस नीति के निर्णय का निर्धारण करते समय आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता के प्रति आस्था प्रकट की है। और नेहरू जी ने यह विचार दिया था कि किसी भी एक गुट में सम्मिलित न होने से दूसरे शक्ति गुट से सहायता प्राप्त करना जो है वो संभव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जो है उसने किसी भी गुट में अपने आप को शामिल नहीं करते हुए वह दोनों गुटों का के प्रति अपना जो प्रेम भाव है और उसको बनाए रखने का प्रयास जो है वो करता है।
अगली जो विशेषता है, इसके विशेषता मतलब इसके सिद्धांत जो हैं विदेश नीति के, वो है कि निशस्त्रीकरण का समर्थन। भारत ने हमेशा जो डिसआर्ममेंट जो है उसका सपोर्ट किया है। भारत सभी प्रकार के शस्त्रों की होड़ को रोकने का समर्थक है और इसके लिए जो शस्त्र बनाए जा रहे हैं वे न बनाए जाएं और जो बन गए हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। केवल निशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रख सकता है, उसको सुदृढ़ कर सकता है। और निशस्त्रीकरण से बचाए गए जो धन और साधन है उनका उपयोग सभी राष्ट्रों के विकास में हो सकता है। और भारत निशस्त्रीकरण द्वारा शांति लाने के पक्ष में है। और भारत का जो नाम जो उसका है देशों के साथ जो बनाया है उसने ये संगठन, उसमें देशों में निशस्त्रीकरण शिखर सम्मेलन को अपने देश में कराने का प्रयास भी बहुत सफल रहा है। इसके बाद जो इसके विदेश नीति जो है का जो अगला सिद्धांत है वो है परमाणु नीति। परमाणु नीति क्या है? तो परमाणु जो भारत की परमाणु शक्ति नीति है, न्यूक्लियर पॉलिसी जिसको कहते हैं, का युद्ध के लिए प्रयोग करने के विरुद्ध है। भारत पाकिस्तान की परमाणु नीति जो यूरोपियन शस्त्र नीति का अनुसरण कर रही है का विरोधी है। और भारत अंतरिक्ष के परमाणुकरण तथा इसके साथ साथ अमेरिका के साथ स्टार वार प्रोग्राम का भी विरोधी है। और भारत परमाणु अप्रसार संधि का भी विरोधी है क्योंकि वह पक्षपात पर आधारित था। अगली जो और अंतिम जो इसकी विदेश नीति के जो सिद्धांत है वो है कि सार्क में सहयोग, जो दक्षिण एशियाई सहयोग है, जो सार्क है, कॉपरेशन विथ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, जिसको सार्क कहते हैं, SAARC सार्क कहते हैं हिंदी में उसे, दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ जो है भाईचारे के संबंध का विकास करने के लिए भारत ने सार्क की स्थापना में सहयोग दिया। और सार्क में भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव राज्य शामिल हैं। और इसकी पहली बैठक जो है वो 1985 में के सितंबर माह में के प्रथम सप्ताह में हुई थी। तो ये सारी जितनी भी है उपयुक्त सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति को अपनाया गया है, बनाया गया है। और इन सिद्धांतों ने भारत को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता भी की है तथा भारतीय विदेश नीति को एक दिशा और एक गति जो है वो देने का भी काम करती है। तो ये थे भारत की विदेश नीति से संबंधित जो सिद्धांत थे उसकी चर्चा हमने की। अब इसके बाद हम लोग इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे कि भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य क्या हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में ही भारत की विदेश नीति का निर्धारण ब्रिटेन का विदेश नीति विभाग करता था। लेकिन स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 को एक प्रेस सम्मेलन में कहा था कि वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की जो खींचतान जो है उससे दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय के अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्ण उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। तो भारत की जो विदेश नीति के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें पहले ही कही थी कि इसकी विदेश नीति के उसके जो किस पर आधारित होगी। और भारतीय संविधान में भी जो भारत की विदेश नीति है इसके लक्ष्य को समाहित किया गया है। और भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, उसमें जो 4 आदर्शों का वर्णन किया गया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि करने की बात कही गई है, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाने की बात की गई है, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर को बढ़ाने की बात कही गई है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए इसको प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इस तरह से जो है
ये बातें जो है उसके उद्देश्य जो है कि झलक भारतीय संविधान के जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें भी ये साफ साफ दृष्टिगोचर होते हैं। और पामर और पार्किंस ने भी भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्यों का वर्णन किया है। उसमें पहला जो उद्देश्य उन्होंने बताया है कि जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध इसकी विदेश नीति के जो एक विशेषता है या इसका जो एक उद्देश्य है। दूसरा जो है साम्यवाद अथवा शक्ति राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रों के आधारभूत आर्थिक सामसामयिक और राजनीतिक विकास पर बल देने की बात कही गई है। तीसरी जो इसका जो उद्देश्य है कि एशियाई जितने भी देश हैं, एशियाई देशों की उपेक्षा न करने और उन पर बलात् कुछ नहीं थोपने के लिए भी आग्रह करता है कि ज़बरदस्ती जो गरीब पिछड़े देश हैं उन पर जो है मनमानी जो विकसित राष्ट्र हैं वो नहीं कर सकते हैं। चौथी जो बात कही गई है वो है कि स्वतंत्रता अथवा असंलग्नता की नीति पर बल दिया गया है। और पांचवा संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास करने की बात की गई है। नेक्स्ट शीत युद्ध तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से दूर रहने की भी बात कही गई है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने वाले शांति और सह अस्तित्व की संभावनाओं को बढ़ाने वाले प्रयत्नों में आस्था व्यक्त की गई है। भारत की जो विदेश नीति है उसके कुछ लक्षण हैं दिखाई देते हैं और वो लक्षण उन लक्षणों में जो पहला लक्षण है कि भारत को विश्व की महान प्रभावशाली शक्ति को बनाना। भारत की जो विदेश नीति है उसको बनाने का एक मुख्य लक्ष्य है, कुछ लक्ष्य हैं। तो उन लक्ष्यों में जो पहला लक्ष्य है वह है कि भारत को विश्व की महान प्रभावशाली शक्ति बनाना। दूसरा जो है भारत के औद्योगिक विकास के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ आर्थिक सहायता प्राप्त करना। तीसरा सर्वत्र उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करना। और पांचवा जो है एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के स्वतंत्र आंदोलनों का समर्थन करना और राष्ट्रमंडलों के देश में घनिष्ठ संबंध को बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना और वैदेशिक व्यापार के विकास हेतु आवश्यक दशाओं की सृष्टि करना। आठवां जो है लक्ष्य कि प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट पारस्परिक आर्थिक तथा जनहित के रक्षार्थ एशियाई अफ्रीकी देशों को संगठित करना। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उससे संबद्ध अन्य सभी संस्थाओं का समर्थन करना तथा उनमें सहयोग करना। नेक्स्ट अणु बमों के परीक्षण का तीव्र विरोध करना तथा आणविक शक्ति का शांतिमय उद्देश्य के लिए प्रयोग करना, आणविक शस्त्रों के प्रसार को रोकना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा शांतिपूर्ण निपटाए जाने के लिए नीति को प्रत्येक संभव तरीकों से उसको प्रोत्साहित करना तथा सैनिक गुटबंदी जो है या सैनिक जो समझौते होते हैं जैसे नाटो वगैरह जो हुआ था, तो वैसे सैनिक समझौतों को से अपने आप को पृथक रखना, दूर रखना और गुटबंदियों को निरुत्साहित करना। नेक्स्ट जातिवाद का विरोध करना तथा ऐसे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का समर्थन करना जिसमें रंग, जाति, वर्ग के किसी भी तरह से इन सभी के बीच कोई भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं हो। तो ये है भारत के विदेश नीति के लक्ष्य कि उसके लक्ष्य क्या हैं, क्या प्राप्त करना चाहता है भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भारत की विदेश नीति है उसका हम लोग मूल्यांकन देखेंगे और इसकी आलोचना भी की गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम उसका मूल्यांकन करते हैं और जो हमने ऊपर जो सारी चर्चाएं की भारत की विदेश नीति की विवेचना करने से यह स्पष्ट है कि भारत ने जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल से ही अपने पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया है, किंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत को इसमें घोर निराशा ही हाथ लगी है और भारत की मैत्री एवं सहयोग की मूल भावना को न केवल
संदेहास्पद बना दिया है, बल्कि अनेक पड़ोसी राष्ट्रों ने भारत के प्रति वैमनस्यता को भी अपनी विदेश नीति का आधार बना दिया है। और भारत की जो पड़ोसी राष्ट्रों के बीच जो तनावपूर्ण संबंध हैं, उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो क्षेत्रीय परिस्थितियां और दूसरा है बाह्य शक्तियों की भूमिका। तो इस तरह से जो इसके जो विदेश नीति जो है उसमें वह बहुत हद तक प्राप्त किया है, लेकिन बहुत जगह वह सफल नहीं भी रहा है। तो अगर हम भारत की विदेश नीति की जो है वो कुछ आधारों पर इसकी जो है आलोचना भी की गई है, और उस पर कहा गया है, तर्क दिया गया है कि राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करने में जो है वो भारत की विदेश नीति जो है वो असफल रही है। और उसके बाद क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है जो देश की अखंडता की रक्षा करने में सब असफल रही है, और आज भी चीन और पाकिस्तान भारत की सैकड़ों वर्ग मील ज़मीन जो है वो भूमि जो है वो हथिया चुके हैं, और भारत उनसे मुक्त नहीं करा पाया है। दूसरा है कि जो गुट निरपेक्षता का मात्र एक दिखावा है। विचारक का विचार है कि यह जो है वो सिर्फ गुट निरपेक्षता का एक दिखावा है। स्वाधीनता के पश्चात जो है वो भारत का झुकाव पश्चिमी गुट की तरफ था, और जो है इंदिरा गांधी युग में भारत का झुकाव जो है वो सोवियत रूस के तरफ था। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना की गई है कि तनाव जो है शैथिल्य की राजनीति है, और उसके बाद भारत सोवियत संधि 1971 में जो हुआ उसको भी इसका आलोचना का एक कारण है, और सही मित्र की पहचान नहीं कर पाता है भारत, ये भी इसकी आलोचना की गई है। विदेशी आक्रमण, विदेशियों में बसे भारतीयों के हितों की उपेक्षा आदि कई ऐसे जो चीज़ें हैं उस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। इसके बाद भी इसकी जो उपयोगिता है उसकी कम नहीं है, उसकी उपलब्धियां जो है भारत की विदेश नीति की कम नहीं है। आलोचनाओं के होते हुए भी इसकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे कि गुट निरपेक्षता की नीति की दोनों विश्व शक्तियों ने इसकी सराहना की है। दूसरा कि दोनों विश्व शक्तियों ने भारत को सहायता भी किया है। गुट निरपेक्षता की नीति विश्व शांति में सहायक भी सिद्ध हुई है। अगली जो इसकी उपलब्धि है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के कारण अनेक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यता के जो दावे हैं उसका समर्थन भी किया है। और नेक्स्ट जो है कि करगिल संघर्ष में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा G8 समेत अनेक देशों ने भारत का जो है वो समर्थन किया था, और परमाणु परीक्षण करके भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। नेक्स्ट जो है कि गुट निरपेक्षता की नीति एक आंदोलन के रूप में रही है, और जिसे अनेक देशों का समर्थन जो है वो प्राप्त रहा है। और गुट निरपेक्षता की नीति जो है वो तीसरी दुनिया के लिए एक आशा है, आशा की नई किरण जगा देती है, और जिसके द्वारा विश्व के अनेक देश गुटों से दूर रहकर अपने विकास करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ उपलब्धियां थीं। तो जो इसके उद्देश्यों से यह बात स्पष्ट है कि या हम निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो भारत की विदेश नीति जो है उसमें मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति और समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक बल या महत्व दिया गया है, तथा यह यथार्थवाद तथा आदर्शवाद का सुंदर समन्वय है। और भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का संकल्प किया है। और इसी संदर्भ में भारत की विदेश नीति के कर्णधार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बताए गए हैं: शांति, मित्रता और समानता। और जो है इन तीनों चीज़ों का सुंदर समन्वय जो है हमारे भारत के विदेश नीति में देखने को मिलता है। और आज वर्तमान युग में भारत इन्हीं विदेश नीति के सिद्धांतों पर चलकर जो है आज शक्तिशाली देश बनने के तरफ जो है इसका एक कदम बढ़ा रहा है। और आज विश्व में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है।
और अपना एक अलग स्थान जो है वो अपनी इसी नई विदेश नीति के पर चलकर जो है उसने अपना एक अलग स्थान जो है विश्व के मानचित्र में जो है वो उसने बना लिया है। तो ये था भारत की विदेश नीति। हमने देखा कि भारत विदेश नीति क्या होती है। उसके बाद हमने विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है, उन सिद्धांतों की हमने चर्चा की, और जिसमें हमने पंचशील, गुटनिरपेक्षता और बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा की। उसके बाद हमने इसके उद्देश्यों की चर्चा की, इसकी सफलता और विफलताओं के बारे में पर प्रकाश डाला। तो ये भारत की विदेश नीति है। अब इससे जो प्रश्न बनते हैं, तो इससे जो प्रश्न आता है कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें। लॉन्ग में आ सकता है, या उसको आप इस पर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि गुटनिरपेक्षता जो है की नीति का अर्थ बताते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारणों का वर्णन करें। और उसके बाद जो अगला जो एक है कि गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला है, इस कथन की विवेचना करें। तो इस तरह से जो है कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। तो आप इस लेक्चर के आधार पे आप उसका आंसर जो है तैयार कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, और कहीं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ अपने प्रश्न डाल दें, ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा हम लोग कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।